ओके स्टूडेंट्स, चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन के सेकेंड पार्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस विश्वविद्यालय और मानवतावाद। बच्चों, विश्वविद्यालय और मानवतावाद ह्यूमैनिटीज का बड़ा संबंध रहा है। यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय था इटली के शहर में स्थापित हुआ, ये भी नोट करना आप। 11वीं सदी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विधि शास्त्र के ही अध्ययन केंद्र क्यों बनाए गए। उस समय जो मोस्टली जो क्रियाकलाप होते थे व्यापार और वाणिज्य संबंधी होते थे, और इसलिए वकीलों और नोटरी यानी कि यह जो सोलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो विधि संबंधी अध्ययन की थी। ठीक है, यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक जो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। लेकिन कि कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। जैसे फ्रांसिस्का पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी, ये भी एक नोट करने वाली बात। जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमन के वास्तविक शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और सब हम केवल धार्मिक शिक्षा से नहीं सीखते। अगर हम सिर्फ अपने धर्म की शिक्षा लें तो वहाँ से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। ये बात यहाँ से स्पष्ट होती है। तो अब आप देखना, इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे, ठीक है, उन्होंने मानवतावाद नाम दिया, जिसको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द का मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया होता था जो व्याकरण, अलंकार, कविता, इतिहास और नीति दर्शन पढ़ाते थे। ठीक है, इस क्रांतिकारी विचारों में अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस में भी था। ठीक है, और उसके बाद एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं, फ्लोरेंस में मानवतावादी जो जोवान्नो पिको डेल्ला मिरांडोला ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। ये एक किताब उसने लिखी थी। उसमें उसने ये लिखा था वाद विवाद का क्या महत्व है, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उसका महत्व क्या है। इस बुक में उसने उसको डिस्क्राइब किया था। तो जो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे, और उनका कहना था कि जहाँ तक हो विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए। विचार गोष्ठियाँ घर में बैठने से काम नहीं, हमें तर्क वितर्क, वाद विवाद में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो हमारी जो वास्तविकता है, जो सही बात है, वो यहीं से प्रूफ होती है। और उसी तरह जब शरीर को मजबूत करने के लिए कसरत करना जरूरी है, तो दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना बहुत जरूरी है। उसके बाद इतिहास का जो मानवतावादी दृष्टिकोण था उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करूं। इतिहास का जो मानवतावादी दृष्टिकोण था, मानवतावादी समझते थे कि अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इनके पीछे मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग यानी कि डार्क एज शुरू हुई। लेकिन मानवतावादियों की भांति बाद में विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। ये नोट करना है इसको, 14वीं शताब्दी के बाद। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय 1000 वर्ष तक ही किया गया। इतने ही समयावधि के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। बच्चों, इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हमारे पास आती हैं स्टूडेंट्स। जैसे तर्क थे कि मध्य युग में चर्च के लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमनवासी
का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। वे मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में शुरू काल में ही किया था। मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम क्या हुआ, उसका एक चार्ट हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे हाल के इतिहासकारों ने काल विभाजन पर, जैसे 15वीं शताब्दी से, मैं इसको एक काल के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस बताऊं। जैसे 5 से 14वीं शताब्दी तक उसको मध्य युग माना जाता था। 5 to 9 अंधकार युग माना जाता था और 9 to 11 आरंभिक मध्य युग माना जाता था। 11 to 14 उत्तर मध्य युग माना जाता था और 15 के बाद का जो टाइम है उसको मॉडर्न यानी कि आधुनिक युग माना जाता था। ठीक है, आप इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पे जो ये इन्होंने एक टाइम पीरियड को डिवाइड किया, तो इस पे ऑब्जेक्शन उठाए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शोध बढ़ते गए और विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि और असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई, किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। उन्होंने कहा अंधकार युग तो कहना ही बेकार है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, बेशक उस काल में अच्छी उन्नति न हो, लेकिन कुछ न कुछ हुआ होगा कि ऐसा तो होगा नहीं कि उस काल के लोग सारे बैठे होंगे वहाँ पर कुछ एक्शन हुआ ही नहीं होगा। जब क्रिया चल रही है तो कम बाकी हुई होगी, लेकिन हुई होगी। विज्ञान और दर्शन में जो अरबियों का योगदान है, अरब वालों का, उनमें क्या है कि पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। ये भी नोट करने वाली बात है। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवाद को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, क्योंकि भाई वो अनुवाद नहीं करते तो वो पढ़ते कैसे। ये भी एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण कर उसका सावधानीपूर्वक अनुवाद किया। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसमें एक चीज़ और है, ये कुछ ग्रंथ जैसे प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान से कुछ संबंधित ग्रंथ इस युग में बने, जिसमें टॉलमी के अलमजेस्ट जो है खगोल शास्त्र पर लिखा हुआ ग्रंथ है, और बाद में इसका अरबी में भी अनुवाद हुआ। ठीक है, और अरबी भाषा में विशेष उपपद अल का लेख है, जो यूनान की अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखक जिन्होंने इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता है इन लोगों का, उनमें कौन कौन थे बेटा? अरब के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिन के एविसिना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। ठीक है, और इसमें धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, मानवतावादी जो ह्यूमैनिटेरियन अपनी बातों को लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे, और उसके बाद विश्वविद्यालयों में भी ये जो बातें हैं जिनको अभी तक ये लोग अपने नॉलेज के बेस पर लोगों तक पहुंचाते थे, इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। अब ये जो है विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए जाने लगे। ठीक है, और कुल मिला के जो पाठ्यक्रम था विश्वविद्यालय का, उसमें आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र का दबदबा था। ठीक है, और फिर भी मानववादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, और यह सिर्फ इटली में नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हो। ठीक है, उसके बाद कलाकार और यथार्थवाद की भी एक छोटी सी मैं आपको झलक दे दूं। कलाकार उस काल में लोगों के विचारों को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि उन्हें कला के माध्यम से देख, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति में रची बसी होती है। ठीक है, और इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से अपनी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल ना अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता। ठीक है,
जब तक उसने अपने मन में जीवन के प्रति छवि को न भर लिया हो। ये कहना था एडवर्ड ड्यूरर का। ड्यूरर द्वारा बनाए गए रेखा चित्र, जैसे एक प्रार्थनारत हस्त है, एक इतालवी संस्कृति का आभास करता है। यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे। अब कुल मिला के ऐसा है ना, जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसी के अनुसार चित्रकारी करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उस दिशा में है नहीं, माना एक ड्यूरर की बात बताओ, उसने एक हाथ जोड़ा हुआ चित्र बनाया, हाथ मतलब जोड़े हुए हाथ बनाया, तो इससे ये पता चलता है कि उसने भाई वहाँ पे संस्कृति का प्रयोग था, पूजा पाठ होती होगी, है प्रार्थना वगैरह होती होती। तो इसलिए जो आदमी जैसे माहौल में रहता है उसी तरह की कलाकारी भी वो करता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। दूसरे वीडियो में कुछ और भी चर्चाएं हम आपसे करेंगे। थैंक यू।